नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अहम खबरों के साथ। इसमें सुविचार देखते हैं। पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। और आज की खबरों स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान में आतंक का राज, राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागे और काबुल के तख्त पर तालिबान काबिज। वहीं राष्ट्रपति के दफ्तर में यूं जमे हैं तालिबान। गनी केस से बारी एक कार साथ ले गए थे और राष्ट्रपति गनी ने पहले ही कहा था कि आखिर तक लड़ेंगे और भागने के बाद कहा खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ा और गनी अमेरिका जाएंगे। और रूस ने कहा गनी केस से भरी एक कार भी साथ ले गए। हालांकि तालिबान ने कहा है गनी केस एयरपोर्ट के बाहर ही छोड़ गए हैं। और अब देखें, सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मियों और पत्रकारों की तलाश में तालिबान का डोर टू डोर सर्च करना। और तालिबान ने कर्मचारी, पुलिस के सैन्य अफसरों, पत्रकारों और विदेश एनजीओ से जुड़ी लोगों की तलाश में डोर टू डोर सर्च शुरू कर दिया है। और वहीं काबुल में रेडियो फ्री यूरोप के पत्रकार मुस्तफा ने बताया है कि उनके जाने वाले 3 पत्रकारों के घर तालिबान पहुंच चुके हैं। और फिर बिना बुरखे की महिलाओं को सरेआम हत्या, खौफ से महिलाओं को काम पर जाना छोड़ा। और एयरपोर्ट के पास 3 महिलाओं के शव मिले। उन्होंने बुरखा नहीं पहना था। लोगों ने बताया था कि उन्होंने तालिबान ने निशाना बनाया था। काबुल में सोमवार को सभी सरकारी दफ्तर खुले, लेकिन तालिबान की धमकी के चलते महिला कर्मी दफ्तर नहीं पहुंची। वही हम देखें, फाइट बैंक की तैयारी, उपराष्ट्रपति नहीं भागे और तालिबान विरोधियों के साथ रणनीति बना रहे हैं। और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमर अल्लाह सालेह काबुल में पंजशेर गए। वहां तालिबान विरोधी अहमद मसूद के गुट के साथ बैठक की। इसमें तालिबान विरोधी अन्य गुटों के नुमाइंदों भी की। उन्होंने अपने अपने इलाकों में अब तक तालिबान को घुसने नहीं दिया है। अब उसी के साथ हम अफगानिस्तान के बारे में देखें। चीन, रूस और पाकिस्तान ने कहा है तालिबान के शासक को सरकार के तहत मान्यता देंगे। और काबुल से भास्कर के लिए आखिरकार 4 करोड़ की आबादी वाला अफगानिस्तान बड़ी आसानी से तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। और दुनिया को लगा था कि 31 अगस्त को जब अमेरिका सेना अफगानिस्तान छोड़ेगी तो तालिबान सत्ता संघर्ष छोड़ेगी, लेकिन यह अंदाजा किसी को भी नहीं था कि अमेरिका सेना के रहते हुए कि तालिबान 20 साल पहले जितना ताकतवर होकर इतनी जल्दी सत्ता कब्जा लेगा। और देखिए, रविवार को तालिबान लड़कों के राजधानी काबुल में घुसने से पहले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार समेत देश छोड़कर चले गए हैं। और तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि गनी 50 लाख अमेरिकी डॉलर से भरे एक कार साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन हमारी धमकी के बाद केस छोड़ गए। और गनी के जाते ही पूरा अफगानिस्तान सरकारी छिप गए। और काबुल के तैनात 10,000 से ज़्यादा फौजी अपनी तोहफे, टैंक छोड़कर वहीं छिप गए। और तालिबान ने उनकी तलाश में घर घर तलाशी शुरू कर दी है। और दूसरी ओर तालिबान लड़के सड़कों पर सैन्य तोपों की नुमाइश करते दिखे और लड़के जिस ओर भी रुख करते थे महिलाएं घरों में छिप जाती हैं। और सरकारी दफ्तर में महिलाएं नहीं पहुंची क्योंकि तालिबान फरमान जारी कर चुका है कि महिलाएं का बाहर काम करना हराम है। ऐसा हुआ है तो सजा मिलेगी। तख्ता पलट को अमेरिका और यूरोपीय देश अवैध मान रहे हैं, लेकिन रूस, चीन और पाकिस्तान ने तालिबान को सरकार के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है। और चीन में सोमवार को कहा है कि तालिबान सरकार का सहयोग करेगी। और रूस ने कहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की सच्चाई है और तालिबान के दोस्ताना संबंध रखे रह जाएंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तालिबान को खुलेआम तारीफ कर दी है। इमरान ने कहा है अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी है, लेकिन जो जहनी गुलामी की जंजीरें हैं वह नहीं टूटती है। और अब अफगानिस्तान के तख्ता पलट को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताते हुए यूएनए की सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपात बैठक बुलाई। और परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है इस खतरे के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। और बैठक में भारतीय के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं और भारत इन सभी के भविष्य को लेकर चिंतित है।
और अब देखें तो जान बचाने की जानलेवा दौड़, विमान से लटके 3 लोग गिर कर मरे हैं। और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 3000 से ज़्यादा लोग रात को ही एयरपोर्ट में घुस गए हैं और एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका सेना के मोर्चा संभाल लिया है। अफरा तफरी इतनी थी कि लोग टेक ऑफ करते विमान के आगे आगे पीछे भागने लगे और मानो कि बस में चढ़ना चाहते हो। और 3 अफगानी लोग विमान के पहिए के नीचे थे, नीचे आ गए और टेक ऑफ के बाद जमीन पर गिरे और मौत पर ही मौत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। मानो कि किसी बस में चढ़ना चाहते हैं। 3 अफगानी लोग विमान के पहिए में छिपे थे और टेक ऑफ के बाद जमीन पर गिरे और मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग अमेरिका सेना की गोलीबारी में मारे गए। काबुल में एयर इंडिया के 2 विमान रिजर्व रखे हैं पर एयर स्पेस अभी बंद है। भारत सरकार ने एयर इंडिया से कहा है कि 2 विमान काबुल में रिजर्व रखे जाए। एयर इंडिया ने कहा है कि अभी उड़ान संभव नहीं है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र में लिखा है कि 2000 सिख अफगानिस्तान में फंसे हैं, उन्हें भारत लाए जाए। इस पर विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बगची ने कहा है अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और वहां अब भी कुछ भारतीय हैं जो लौटना चाहते हैं। हम उनके संपर्क में हैं और हम अफगानी हिंदुओं के सिखों के भी संपर्क में हैं। उनमें से जो भारतीय आना चाहते हैं हम उन्हें लाने में मदद करें। वहीं हम देखें दूसरी ओर तो यूएनए ने आपात बैठक बुलाई और सुरक्षा परिषद के महासचिव ने कहा है इस खतरे के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा और पाकिस्तान और चीन फायदा उठाना चाहते हैं पर तालिबान आज पर खतरा भी उन्हें ज्यादा है। मध्य एशिया और खाड़ी देश ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के हिंसा के आंच फैल सकती है। अफगानिस्तान से उनका कारोबार थम सकता है और शरणार्थी भी वहां पहुंचे हैं। यूएई और कतर पहले तालिबान की मेहमान नवाजी का कर चुके हैं। अब रूस और अमेरिका इन संपर्क का लाभ लेना चाहेगी और चीन इस पूरे माहौल का सबसे बड़ा लाभ उठाने की स्थिति में है। अफगानिस्तान उसके बेल्ट एंड रोड एनईसी एक्टिव और कॉरिडोर है, एनईसी एक्टिव कॉरिडोर है। जब बात करें तालिबान की मदद से वह इस पर पकड़ मजबूत करना चाहता है, लेकिन हिंसा की आग चीन के सियाचिन प्रांत तक पहुंच गई है। वहीं हम रूस के बारे में देखें तो चेचन्य विद्रोहियों के लिए अफगानिस्तान बड़ा ग्राउंड साबित होगा और वहीं मध्य एशिया के उथल पुथल होने से रूस में आर्थिक हितों पर सीधी आंच आएगी। वहीं पाकिस्तान की ओर देखें तो उसे अफगानिस्तान के अपने आतंकियों का बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड दिख रहा है और अफगानिस्तान की हिंसा की आज से शरणार्थियों की भीड़ दोनों पाक से झेलने पड़ेंगे। और ईरान की देखी जाए तो ईरान तालिबान की सत्ता ईरान भी नहीं चाहता है क्योंकि तालिबान सुन्नी है और फारसी भाषा के दबदबे वाले अफगानी इलाकों में ईरान की पकड़ कमजोर होगी और ईरान भी तालिबान से बातचीत चाहेगा। और अब देखिए भारत के नुकसान हुए मगर अभी खतरे से बाहर है। अफगानिस्तान से हमने सामरिक जमीन खोई है और पर यह नुकसान बड़े खतरे में तब्दील नहीं होता है दिख रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के आतंक को पाकिस्तान कश्मीर की ओर मोड़ने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका पाक को भारत से लड़ने नहीं देगा और चीन अपने कॉरिडोर के मंसूबे को पूरा करने के लिए भारत पाकिस्तान जंग को रोकना चाहेगा। और वहीं अगले 6 महीने में रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे पर तालिबान को अंदरूनी विवाद से ये आसान नहीं है। तालिबान को सामान्य शासन का अनुभव शून्य है और रूस, चीन, पाकिस्तान के अलावा कोई उसे मान्यता नहीं दे रहा है और मान्यता देने से 3 देश यूएनए के अलग थलग पड़ेंगे। वहीं हम देखें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन आए पर कांग्रेस कार्यालय की कुर्सियां खाली रही तो निरस्त हुए कार्यक्रम। शहर में हुए एक कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवासन आए और यहां कांग्रेस के गुटबाजी नजर आए और सुबह 10 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन का आना तय था और
एन वक्त पर वहां संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता नहीं होने पर वे यहाँ नहीं पहुंचे और सीधे नगर परिषद सभागार में चले गए और जौहर फाउंडेशन के कार्यक्रम में चले गए। बताया गया है कि कांग्रेस कार्यकाल में जो कार्यक्रम होना था उनकी सूचना संगठन को पहले नहीं थी। उनके फाउंडेशन की ओर से यहाँ तैयारी कर ली थी पर संगठन की पूरी जानकारी नहीं मिली। ऐसे में फाउंडेशन कुछ पदाधिकारी संगठन को पदाधिकारियों के पास पहुंचे लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया। और अब देखिए 17वें राष्ट्रीय कन्या मंडल अधिवेशन के आचार्य श्री ने कहा है कि सबसे बड़ा सिद्धांत कर्मवाद होता है। आदित्य विहार तेरापंथ नगर में आचार्य महाश्रवण के अभाव मंडल के अध्यात्म ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत बह रहा है और आचार्य श्री के दर्शन से हर श्रद्धालु ऊर्जा प्राप्त करके परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और पावन प्रवास के आचार्य जी के सानिध्य तत्वदान और 17वें राष्ट्रीय हुए हैं, राष्ट्रीय कन्या मंडल हुआ है। और देखें तो जिला विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण हुआ। अब बात कर लेते हैं हम टीम इंडिया ऑफ 298/8 पर दूसरी पारी घोषित की है। इंग्लैंड को दिया है 272 का लक्ष्य और 5वें दिन पर खेल घूम रहा है और शमी के नाम बैटिंग बॉलिंग में जलवा दिखाया है और 89 रनों की साझेदारी के बाद इंग्लिश ओपनर्स और 0 पर आउट किए। इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स टेस्ट ड्रॉ की ओर जाता दिख रहा है। पांचवें दिन के खेल के 27 ओवर बाकी है और इंग्लैंड का स्कोर 6 रन से पर 2 विकेट है। खबर लिखे जाने पर हमीद और रूट क्रीज पर थे। दिन का खेल पूरी तरह से 2 खिलाड़ियों के नाम रहा है और वे हैं भारत के टेलेंडर शर्मा और बुमराह और दोनों तेज गेंदबाज से पहले बल्लेबाज में जलवे दिखाए, फिर बेहतरीन गेंदबाजी की और बुमराह शर्मा ने 9वें विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की है। इसके बाद इंग्लैंड दूसरी पारी के दोनों ओपनर्स को शून्य पर चलता रख दिया। भारत ने चौथे दिन के स्कोर 181/6 के आगे खेलना शुरू किया है और पंत ईशांत ने पारी आगे बढ़ाई है और पंत 22 रन पर बनाकर 194 के स्कोर पर आउट हुए हैं। इसके बाद ईशांत टीम के 209 के स्कोर पर रॉबर्टसन्स की गेंद पे LBW हुए हैं और फिर शमी 56 और बुमराह 34 के पारी आगे बढ़ाए और टेस्ट में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है और वहां शमी का दूसरा अर्धशतक है। इसके पहले इन्होंने 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ की नोटिंघम में 51 रन बनाए थे। शमी लॉर्ड्स पर सचिन कोहली और पैटी केलीस और BDG पुजारियों के ज़्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी है। अब हम बात कर लेते तीरंदाजी। भारत के वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के 8 गोल्ड सहित 15 मेडल, बेस्ट प्रदर्शन पोलैंड। भारतीय तीरंदाजों के वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में 8 गोल्ड सहित 15 मेडल जीते हैं। यह टूर्नामेंट में भारत का बेस्ट प्रदर्शन है और कंपाउंडर कैडेट में महिला पुरुष और यह टूर्नामेंट में भारत का बेस्ट प्रदर्शन है और कंपाउंड कैडेट में महिला पुरुष और मिक्स्ड टीम को गोल्ड जीता है, जबकि व्यक्तिगत महिलाओं में प्रिया गुर्जर ने सिल्वर और प्रणीता कौर ने ब्रॉन्ज जीता है और जूनियर महिला की साक्षी चौधरी ने सिल्वर जीता है और पुरुषों में ऋषभ यादव ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया और रिकवर इवेंट में पुरुष टीम ने मिक्स्ड टीम ने गोल्ड जीता है और महिला टीम को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा और जूनियर मिक्स ने गोल्ड पर कब्जा किया और जूनियर महिला व्यक्तिगत में कोमालिका बारी ने गोल्ड जीता है। अब 31 से होगा कोविशील्ड। 8 जिलों की टीम RCA चुनेगा।
कोलविन शील्ड की जरूरी है। हर जिले को 27 अगस्त तक पूरी अपनी अपनी टीमों का चयन करना जरूरी है। हर जिले को खिलाड़ी को या टूर्नामेंट या स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन आरसीए की टीम करेगी और दूसरे जिले में गेस्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले खिलाड़ियों को 29 अगस्त तक एनओसी लेना होगा और इन जिलों की टीम आरसीए सिलेक्टर चुनेंगे और 23 अगस्त बूंदी और बांसवाड़ा और 24 अगस्त भरतपुर और धौलपुर, जबकि 25 अगस्त जोधपुर और नागौर और बात करें 26 अगस्त तो अलवर और श्री गंगानगर। वही हम बात करें तो शूटिंग बॉल्स चूरू के बॉयज व दौसा की गर्ल्स चैंपियन रही। जयपुर में चूरू के बॉयज और दौसा की गर्ल्स ने में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियन जीत लिए हैं और 14-15 अगस्त को आयोजित इस चैंपियन को बॉयज फाइनल में चूरू ने दौसा को 15-3 या 10-15 या 15-6 से हराया। अलवर तीसरे स्थान पर रहा और गर्ल्स फाइनल में दौसा ने हनुमानगढ़ में 9-15, 15-10 या फिर 15-8 से हराया और नागौर तीसरे स्थान पे है। और देखें तो जोधपुर में पूर्व नरेश घनसिंह ने किया मथुरा दास मथुर पोलो ट्रॉफी का अनावरण। और देखें तो क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने पहला टेस्ट 1 विकेट से जीता पाकिस्तान पर 18वीं जीत। ये बात करें जमैका तो वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट को पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया और पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज की यह टेस्ट में 18वीं जीत है और विंडीज की दूसरी पारी में जीत के लिए 168 रन बनाते थे और टीम में 151 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे और सील्स और रोच ने 17 रन की साझेदारी पर टीम को जीत दिलाई और पाक ने पहली बार में 217 रन बनाए और विंडीज ने पहली बार 553 रन बनाए और पाक की दूसरी बार 213 पर खत्म हो गई थी। और देखें तो गाँव में खपत में शहरों को फिर पिछड़ा 24% बड़ी उपभोक्ता सामान की बिक्री की है। कई बीते 2 साल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी क्षेत्र के मुकाबले तेजी ग्रोथ दिखा रही है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों और जरूरी सामान की खपत के मामले में ग्रामीण इलाकों ने एक बार फिर शहरों को पीछे छोड़ दिया है और जुलाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में इन चीजों की बिक्री जून के मुकाबले 24% बढ़ी है, जबकि शहर के इलाके की में सिर्फ 14% बढ़ोतरी और दर्ज की गई है। इसमें उलट जून के दौरान ग्रामीण इलाकों में 33% जबकि शहर क्षेत्र में 64% बिक्री बढ़ी है। और देखें मई तक घट रही है बिक्री, फिर हालत सुधरे और जून ने पलटा रुझान। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बिजोम के मुताबिक बीते 2 साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी क्षेत्र में मुकाबले तेजी से ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। इसकी वजह साफ है कि गांवों में खेती किसानों के होने वाली आय बढ़ रही है और 2 चरणों में कोविड लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में रिटेल सप्लाई चेन कम बाधित हुई है और शहर जाकर काम करने वाले मजदूर भारी तादाद में वापस लौटे हैं। और हाँ, कोविड महामारी की दूसरी लहर से जरूर कुछ समय के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी, जिसके चलते जून के शहरी इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले करीब दोगुनी बिक्री हुई थी। और बिजोम देश भर के करीब 75 लाख रिटेल स्टोर के सेल्स डेटा ट्रैक करता है। गांवों के विकास का कचरा लापरवाही ग्रामीण विकास विभाग ने की और नुकसान जनता को झेलना पड़ा। डस्टबिन कचरा गाड़ी के सैंपल जांचकर स्वच्छ भारत के रुपए 470 करोड़ के टेंडर देने थे। विभाग की मिलीभगत से फर्मी ने सैंपल बदल डाले और नतीजा टेंडर निरस्त करने पड़े हैं। विभाग का तर्क है कि टेंडर खोले जाने की तारीख से 123 दिन अधिक समय लग गया है, इसलिए इन्हें निरस्त करना पड़ा। और जबकि ग्रामीण विकास के सचिव बोले कि मैं खरीद से जुड़ी कमेटी का अध्यक्ष था, बाद में हट गया, सब सीए लेवल पर डील हुआ। मैं स्वच्छ भारत मिशन के संबंधित सामान खरीद के जुड़ी कमेटी के में अध्यक्ष था, लेकिन बाद में कमेटी से हटकर जो शिकायतें थी उसे तत्काल एसीएस को अन्य अफसर को लेवल पर डील किया जा रहा था। और उन्होंने कहा
रही मेरी जानकारी में नहीं है। समय अधिक लगने की वजह से टेंडर निरस्त होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और वहीं देखें तो 26,000 लोगों को रोजगार फंसा, विकास कार्य 3 साल पीछे चले गए, रोजगार 13,000 गांव प्रभावित हुए, एक गांव को कम से कम 2,000 के रोजगार की योजना और करीब 13,000 गांवों में ये काम शुरू है, यानी 26,000 लोग को रोजाना को रोजगार देने का काम प्रभावित है। और बात करें बजट, केंद्र की किस्ती की अटकी है, काम की दरी के चलते 350 करोड़ रुपए की है, किस्ती नहीं मिली है। माना जा रहा है कि केंद्र से यह 3 माह में मिलने वाली सवा सौ करोड़ की आगामी किस्ती पर भी असर पड़ेगा। और योजना थी कि 3 साल पुरानी जगह पर 3 साल पहले जिलावार टेंडर होने थे और जिले ने खाद खड़े किए तो कंपनी सूचीबद्ध की और 8 कंपनियां शामिल हुई। और बात करें 470 करोड़ रुपए के काम होने पर वह अब फिर जिलावार टेंडर पर विचार, क्योंकि विधानसभा मानसून सत्र के बेरोजगार बड़ा मुद्दा रहा है। 2 बजट में 1.28 लाख भर्तियां घोषित, सरकार 88,000 नियुक्ति दे चुकी है। इन पिछली सरकार की कोर्ट की अटकी 46,000 से अधिक भर्तियां भी शामिल है। और भर्तियों के बारे में वे सब जो अपने लिए जानना जरूरी है। जो 62,000 से ज्यादा भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, आखिर किस स्तर पर कितनी भर्ती विलंबित हुई है। यह है 78-73 पदों के लिए परीक्षा प्रमाण जारी किया जा चुका है। वही बात करें 2,182 पदों पर अभी साक्षात्कार किया जाना शेष है। और देखा जाए तो पटवा और आरएस समेत कई परीक्षाओं के नियमों में संशोधन हुआ है। कई बार सेवा नियमों ने जटिलताओं से की भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं। इसे देखते हुए सरकार सेवा नियम में संशोधन किए गए कि अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। रीट 2016 में हाई कोर्ट ने एसएलपी वापस ले गई। और बात करें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीएनए के कुल 6,790 पदों की भर्ती न्यायालय के स्थान पर आदेश हटवाया और चयनित विद्यार्थियों की नियुक्ति दी। अब बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता ने की पीएम से मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर आमंत्रित किया। इस दौरान टोक्यो रवानगी से पहले किए वादे के मुताबिक उन्होंने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को चूरमा थ्रो शटलर पीवी सिंधु को आइसक्रीम भी खिलाई। और पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को उनके अनुभव और आगे की तैयारी पर बात की है। और बात करें नीति आयोग की शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश तो 70% शिक्षकों स्टाफ को 1 डोज लगते हुए खुलेंगे छोटे बच्चों के स्कूल। अब कक्षा 1 से 8 में अब बिना टीसी के नहीं हो पाएगा स्थायी प्रवेश। 15 दिन से टीसी देना अनिवार्य है। स्कूलों ने किया विरोध। बिना टीसी के स्टूडेंट का अब किसी भी स्कूल में अस्थायी प्रवेश नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है कि विभाग ने 8 जुलाई को 8वीं तक एडमिशन के लिए टीसी की जरूरत नहीं होने का आदेश दिए थे। इसकी निजी स्कूल या संचालकों ने विरोध किया कि इस विभाग में अपने आदेश बदल दिए। वहीं संबंधित स्कूल को 15 दिन में टीसी देना होगा और टीसी देते समय संबंधित स्कूल उसी सत्र की फीस छात्र को वसूल कर सकेगा। स्कूल के एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम बादू ने बताया कि इनका मतलब अगर अभिभावक 15 दिन में फीस नहीं दे तो वो टीसी देना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। अब हम थल सेना की पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर का इंटरव्यू। तो सवाल, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले से कैसे बचा जाए। तो पिछले युद्ध से सबक लेते हुए भारतीय सेना के थिएटर कमान के रूप में अब तक
के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो रही है ताकि तीनों सेनाओं एक साथ ऑपरेट किया जा सके। यह भी तय किया है कि पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय जयपुर में होगा और दूसरी ओर पंजाब और राजस्थान सीमाओं पर ड्रोन हमले के खतरे की खबरें हैं। इन्हीं मुद्दों पर भास्कर ने दक्षिणी पश्चिमी कमान पर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भंडार से बात की है। और ड्रोन हमले से कैसे निपटेंगे, बीकानेर गंगानगर के कुछ घटनाएं भी हुई हैं। ड्रोन नहीं खतरा है। जैसा इजराइल ने मिसाइल से बचने के लिए आयरन ड्रोन विकसित किया, उसी तरह ड्रोन के काउंटर करने की तकनीक पर सेना DRDO का काम कर रहे हैं। और बात करें थिएटर कमान बनने से देश की सुरक्षा पर क्या फर्क पड़ेगा। कारगिल युद्ध के बाद लंबे समय तक थिएटराइजेशन अपेक्षित था, जिसमें 3 सेनाओं का संयुक्त ताकत को एक साथ ऑपरेट किया जा सके। और थिएटर कमान मुख्यालय में थल, जल और वायु सेना एकीकृत रणनीति पर काम करेगी और भौगोलिक स्थिति और बॉर्डर के अनुरूप विभिन्न कमान गतियां होगी। पर थिएटर कमान की जिम्मेदारी सीमा की सुरक्षा के लिए योजना और ऑपरेशन की होगी। तीनों सीमाओं का ऑपरेशन क्षमता और संसाधन बढ़ेगा और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए वेस्टर्न थिएटर कमान जयपुर में प्रस्तावित की जाएगी। कोरोना में सेना के लिए किस तरह की चुनौती रही है और कैसे निपटे। तो सरकार की हिदायतों के अनुरूप सबसे पहले आसानी से जांच की सुविधा दी, देखभाल करने वाले सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को इलाज उपलब्ध कराया, इनके सिविल अस्पतालों का बोझ कम किया और सेना के सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। परिजनों और भूतपूर्व सैनिकों का टीकाकरण चल रहा था और तीसरी लहर के लिए तैयार है। और आपका बेटा बेटी सेना में अधिकार हैं। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे दोनों बच्चे सेना में हैं। आज महिलाएं भी गर्व के साथ सेना में देश सेवा से जुड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सशस्त्र बलों के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटते ही महिलाओं की दुर्दशा की दर्दनाक कहानियां सामने आई है। कॉलेज बंद, बुरखे की दुकान खुल रही है। माँ को लगता है कि वो बुरखे पहनकर मुझे तालिबान से बचा लेगी और तबाह होते सपने। तालिबान के डर से महिलाएं अपना बिजनेस बंद कर रही है और ताले डाले हैं। 20 साल में 61 लाख करोड़ खर्च करने के बाद तालिबान से नहीं जीत सका अमेरिका। तालिबान ने 34 प्रांतीय राजधानियों को 2 हफ्ते में अपने कब्जे में ले लिया और केवल 90,000 तालिबान लड़कों के समान 30 लाख से ज़्यादा संख्या वाली अफगानी फौज को सरेंडर करना पड़ा। यानी 20 साल पहले जिस तालिबान शासन का अंत हुआ था वो फिर से कायम हो गई है। यहाँ तालिबान के जुड़े सवाल है। पहला, तालिबान क्या है, ये कैसे बना है। तालिबान को हम पढ़े तो 1980 में शुरू में सोवियत सेना के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। तब कई मुजाहिदीन समूह सेना व सरकार को खिलाफ लड़ रहे थे और इन्हें अमेरिका व पाक की मदद मिलती थी। इनसे चलते सोवियत सेना को लौटना पड़ा और फिर निजाहिदीन कमांडर बना और फिर पिस्तुल मोहम्मद अमर, उसने 1994 में तालिबान नाम का संगठन बनाया। और पश्तो का तालिबान का अर्थ होता है छात्र। ये कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबाइली संगठन है। और अब बात करें तालिबान काम कैसे करता है। काम कैसे करता है तो वो शुरू में तालिबान का मकसद था पश्चिमी देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और देश को इस्लामी शरिया कानून लाना। बाद में इनका क्रूर चेहरा उजागर हुआ। तालिबान का संगठनात्मक ढांचा सरकार जैसे, इसमें संगठन का मुखिया, 3 डिप्टी लीडर शामिल हैं और लीडरशिप काउंसिल को रहबरी सूरा कहते हैं। इसके बाद विभागों के कमीशन है। सभी प्रांतों के लिए अलग गवर्नर का वह कमांडर है, फैलने वाले लगे। और बात करें लीडरशिप काउंसिल की, में 26 सदस्य है जो कैबिनेट के तहत मुख्यालय पाकिस्तान में क्वेटा सरकार में है। वही हम दूसरी ओर तालिबान की आर्थिक ताकत कितनी है। 2016 में फोर्स में इसका
सालाना कारोबार तो 2,968 करोड़ रुपए बताए। और रेडियो फ्री यूरोप के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट 11,000 करोड़ रुपए था। और कमाई का जरिया अफीम, तस्करी, बॉर्डर पोस्ट, खनन कंपनियां से वसूल। और अब देखें तो अब तालिबान का नृत्य कौन रहा है। पहले मुल्ला अमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिका ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी हिब्बतुल्लाह अंजू ज्यादा तालिबान का चीफ है। वहीं सुरक्षा बलों ने अब वर्दी उतारी और सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। महिलाओं ने दफ्तरों से दूरी बना ली है। और अब दूसरी ओर देखें तो सीएम के घर पेट्रोल बम फेंके। और शिलोंग में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद है। मेघालय में उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया है। और प्रधानमंत्री कोनराड संगमा के घर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि हमले के वक्त उनका आवास खाली था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा रविवार को शुरू हुई। असम के एक वाहन पर भी हमला किया गया है। इनमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई है। और इसके बाद शिलोंग में 2 दिन कर्फ्यू लगा दिया गया है। और राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। वहीं सोमवार के लोगों को सुरक्षा बलों के वाहनों पर पथराव किया। इससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आसाम के लोग शिलोंग न जाए। 13 अगस्त में चेस्ट फील्ड थंगखियू नामक के उग्रवादी के समर्पण कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार दिया था। वहीं बात करें मलेशिया में राजनीतिक संकट, पीएम आसानी का 18 महीने में ही इस्तीफा। और दूसरी ओर देखें तो कैरिबियाई देश के 2 दिन में भूकंप से तबाही है। हैती भूकंप के 1300 मौतें और डॉक्टरों को भारी कमी से संकट की बाढ़ आ गई है। मतलब डॉक्टरों की भारी कमी से संकट और बाढ़ आ गया है। कैरिबियाई देश हैती में शनिवार और रविवार में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वाले लोगों की संख्या 13,000 पार कर गई है। वो 2080 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अधिकारियों ने बताया कि भूकंप में 868 घर टूट गए हैं और नुकसान हुआ है। और भूकंप के कई अस्पताल तबाह हो गए हैं और सड़क टूट गई है। दूसरी तरफ हैती की इतनी भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना उस वक्त करना पड़ा जब डॉक्टर की भारी कमी से जूझ रहे थे। और भूकंप के कारण देश के सैकड़ों लोग घायल हुए। और रिटायर्ड सांसद अपने 7 सीटों वाले विमान से मरीजों की राजधानी से पोर्ट ऑफ प्रिंस को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और देखे तो मैं अकेला सर्जन हूँ, दिन भर में 10 सर्जरी करना चाहता हूँ। और राष्ट्रीय एक हड्डी रोग विशेषज्ञ एडवर्ड कहते हैं कि अपने अस्पताल में केवल सर्जन, मैं अपने अस्पताल में सिर्फ सर्जन हूँ। मैं आज 10 लोगों का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, पर साधन नहीं है। बुनियादी दवाइयों की भी कमी है। और अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी क्षेत्र में 25 से 30 से भी कम सर्जन हैं और 10 लाख लोग निर्भर हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।